गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। अभी पब्लिक आ गई। आगरा में बच्चे दिख रहे हैं। एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा बच्चों को बड़ा किया जाए। सर एक डाउट है। एक सेकेंड, एक नहीं मतलब कुछ तो ज्यादा डाउट है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि सर हमें NaCl की मास परसेंट दे रखी है। एक सी वाटर से मतलब जितना सॉल्ट निकलता है कॉमन सॉल्ट, उसमें से NaCl के मास परसेंट दे रखी है। तो सर हमें बताना है कि कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी 25 ग्राम कॉमन सॉल्ट में। मुश्किल है यार, थोड़ा सा अकल लगाओ। फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? यानी NaCl कितने होंगे, यही सवाल हुआ ना भाई। NaCl का जो यस फॉर्मूला सर। होता है, NaCl का जो फॉर्मूला है वो NaCl है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एक NaCl फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा वो 58.5 U होगा। हमें पता है ना, एक आदमी का मास निकालते हैं तो यू में आता है, और एक मोल का मास निकालते हैं तो ग्राम में आता है। तो एक फॉर्मूला यूनिट दैट इज 1 NaCl, उसका जो वेट आएगा वो 58.5 U आएगा। अब आपके पास टोटल सैंपल कितना है 25 ग्राम्स का? कुछ ऐसे ही है ना? यस सर 25 तो वो ग्राम। जो 25 ग्राम का सैंपल है उसमें NaCl होना कितने परसेंटेज चाहिए वो दे रखा है सवाल में। मतलब आपने पूरा यस। नमक का सैंपल निकाला, वो 25 ग्राम आया। अगर मैंने तुम्हारा सवाल सही समझा है, अगर मैंने गलत समझा है तो मुझे बताना एक बार। जितना मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने नमक खोदा सी में से और आपको 25 ग्राम नमक मिल गया। उस नमक में जो NaCl है एक्चुअली उसकी परसेंटेज दे रखी। यही समझ सवाल था। नहीं सर 25 हाँ ग्राम एक अलग वो है, अलग हाँ, से लिया गया है कॉमन सॉल्ट। ठीक और है। जो NaCl की जो परसेंट मास परसेंट दे रखी है वो अलग है, जो कॉमन सॉल्ट में से पूरे सी में से जितना भी सॉल्ट निकला होगा उसमें से। पर वो सी में से सॉल्ट जितना निकला है वो नहीं बताया। नहीं समझ में आ रहा यार, तुम फिर से बताओ सवाल, एक पूरी लैंग्वेज पढ़ के बताओ क्या है। Common salt obtained from seawater contains 8.775% NaCl by mass. The number of formula units of NaCl present in 25 gram of this salt is। तो खत्म हो गया ना। 25 ग्राम का टोटल सैंपल है, उसमें जो प्योर नमक है वो 8.75%। तो आपको नमक का वेट मिल गया। 25 का 8.75% कर दोगे तो नमक का वेट आ जाएगा। यस सर। और उस नमक के वेट में कितने NaCl की फॉर्मूला यूनिट्स यानी कितने NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे निकालोगे? एक NaCl के मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? जो वेट आया उससे मोल निकाल लेना, और मोल्स क्या गया, अवोगाड्रो नंबर लगा देना। हमारे पास तो दोनों मेथड्स है ना। आप पहले पार्टिकल्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले मोल्स कैलकुलेट कर लें, और मोल्स कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लें। मतलब जो आपको वेट दे रखा है, टोटल वेट जो दे रखा है, जो हमें, एक सेकेंड, जो हमें टोटल वेट दे रखा है वो टोटल वेट हमें दे रखा है 25 ग्राम्स। उस 25 ग्राम में कितने परसेंट क्या है ये हमें पता है। तो कितने परसेंट क्या है वो 8.75% जो भी हमें दे रखा है, उससे हम एक्चुअल नमक का वेट निकाल लेते हैं। तो यानी आपका टोटल वेट जो आपका सैंपल है, टोटल वेट ऑफ सॉल्ट सैंपल, वो हमें सवाल में दे रखा है। सॉल्ट सैंपल का वेट 25 ग्राम। और कितने परसेंट आपके पास प्योर नमक आ रहा है, परसेंटेज ऑफ NaCl कितनी आ रही है कॉमन सॉल्ट की? 8.775। 8.775% दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ वेट ऑफ NaCl कितना होगा उस सॉल्ट सैंपल में? 25 का 8.775 अपॉन 100 ग्राम्स। ये ठीक है, ये नमक का वेट होगा, एक्चुअल नमक का वेट ये। अब आपसे पूछा जा रहा है अगर नमक का वेट दे रखा है तो नंबर ऑफ नमक कितने होंगे, कैसे निकालते हैं? जब वेट गिवन हो तो पार्टिकल्स कैसे निकाले जाते हैं? वेट से पहले मोल, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद है वो वाई मैप?
तो सबसे पहले इफ Yes, दिस द sir. वेट ऑफ नमक, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे वेट, दैट इज, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तुम अपने आप करना, 25 इंटू 8.775 अपॉन 100, ये तो आपका वेट है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नमक का मॉलिक्यूलर वेट 58.5, ये आ गए आपके मोल्स। और मोल्स के बाद अगर आपको पार्टिकल्स निकालने हैं या फॉर्मूला यूनिट्स निकालनी है, पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? तो 25 इंटू 8.775 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू अवागाड्रो नंबर, ये आपकी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको NaCl के कितने NaCl इस नमक में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका टोटल वेट 25 है, लेकिन उसके अंदर कॉमन जो प्योर सॉल्ट है वो 8.775%। समझ में आया? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था, वो वेपर डेंसिटी पे था। इसमें दिया है सर कि हमें एक गैसियस मिक्सचर दिया है हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 66 मास % में है, तो वेपर डेंसिटी पूछी है। हाँ ठीक है, तो जो टोटल वेट आप सैंपल का 100 ग्राम अज्यूम कर लीजिए। मैं ये भी कर देता, तुम पूरा सवाल एक बार बोलोगे तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, एक बार रुकना। ये वाला अच्छा सवाल है भाई, ये वाला तो खैर मुझे मजा नहीं आया, लेकिन ये जो सवाल पूछ रहा है ये ठीक लग रहा है। एक बार सब बच्चे ये वाला सवाल नोट कर लें। तुम बताओगे बेटा, पूरा सवाल बोल पाओगे एक बार? A gaseous mixture of H2 and CO2. A gaseous mixture H2 and CO2. Gas is contains 66 mass %. 66 mass % of of CO2. CO2. ठीक है, फाइंड आउट द वेपर The डेंसिटी। vapor density of mixture. फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी, ये सवाल। यानी ये कह रहा है कि मेरे पास एक सैंपल है जिसमें H2 भी है और CO2 भी, लेकिन CO2 की जो मास % है वो 66%। तो अगर मैं पूरे सैंपल को 100 ग्राम ले लूं सपोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परसेंटेज हो गई 34%। तो अगर पूरा सैंपल इफ या अज्यूम कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपने 100 ग्राम कैसे ले लिया, तो आप 100 ग्राम मत लीजिए, x ग्राम ले लीजिए। चलो एक काम करते हैं, जनरली ले लेते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो x ग्राम, लेट द टोटल वेट, लेट द सैंपल, टोटल सैंपल जो है हमारे पास वो x ग्राम्स। अब जल्दी से बताओ, अगर ये x ग्राम है तो CO2 का वेट कितना होगा? 66x/100। क्लियर है ये? यस सर। और अगर मैं दूसरे वाले आदमी की बात करूं, हाइड्रोजन की, तो उसका वेट कितना होगा? 34x/100। ये दोनों आदमियों के वेट आ गए। क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ कि अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या बताया मैंने, ये तब तक नहीं निकलती जब तक मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता चल जाता। मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करके ही वेपर डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, और आपको जब तक मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता चलेगा आप वेपर डेंसिटी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो मैंने कहा भाई ये बताइए मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए याद है तुम्हें गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स एक के मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस दूसरे के मोल्स इंटू दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल मोल्स। याद करो, सब लोग अपनी कॉपी में पलट के देखो, याद आ जाएगा तुम्हें कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला था वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकल के आया था। अब ये बताओ, अगर मुझे इसके वेट दे रखे तो मैं क्या CO2 के मोल्स निकाल सकता हूं? 66x/100 डिवाइडेड बाय 40। ये CO2 के मोल्स आ। अब जरा हाइड्रोजन के मोल निकालते हैं, 34x/100 डिवाइडेड बाय 2। दोनों लोगों के मोल्स आ गए? हाँ बेटा, सर आपकी आवाज गूंज रही। यस सर। अभी भी सर वो किसी का माइक ऑन होगा तो वहां से वापस से वो टकरा के आ रही है सर। वो माइक ऑफ कर लो जो घर पे बैठे हैं लोग। अब ठीक लग रहा है? अभी भी आवाज इको कर रहा है? ठीक है, इंदिरापुरम सेंटर पे आवाज सही आ रही है? यस सर। अच्छा, आज इंदिरापुरम में कुछ बच्चे नए से दिख रहे हैं। तुम लोग पहले क्लास नहीं कर रहे थे क्या? नहीं सर, ऑफलाइन चल रही थी हमारी। ऑफलाइन चल रही थी, आज ऑनलाइन आए हो? यस सर। तो कब क्या क्या पढ़ लिया है तुम लोगों ने? ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ये सब करा हुआ है तुम लोगों ने? सर नहीं है, ये नहीं हुआ था। वेपर डेंसिटी? नहीं सर, हमने जो भी आप करा रहे हैं उनमें से अभी तक कुछ नहीं करा। तो फिर ये टाइम कैसे कटेगा? मोबाइल वगैरह लाए हो, थोड़ा सा आपस में बातें आते कर लो। ये कैसे, ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को।
अच्छा एक काम करेंगे, कुछ किया है, मोल्स निकालना ये सब सीखा था। सर अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी ये वाला सवाल, ये सवाल पूछ कौन रहा, पहले उस आदमी का नाम बताओ। सर आदित्य। आदित्य, तुमने यार कितना टाइम बर्बाद कर दिया, ये सब खुद कितना आसान आसान सवाल है, क्यों नहीं कर सकते तुम, अपनी माथा फोड़ते आ जाता तुम्हें। ये देखो ना, ये कितना मुश्किल, कितना क्या कर रहा है आपको, आपको जब वेट दे रखे हैं, आपको खुद समझना चाहिए ये 66% वेट है, तो 100 ग्राम मान लो, ये तो मैंने जबरदस्ती एक्स लिख दिया ताकि तुम्हें ये ना लगे कि सर को 100 ग्राम कैसे पता चला, जब वेट दिया ही नहीं है तो एक जनरल ले लिया एक्स ग्राम, एक्स में दोनों का वेट आ गया, दोनों के वेट से दोनों के मोल आ गए, तो तुम्हें तो बस मुझे ये बताना था भैया सर ऐसा है, दोनों के मोल आ गए हैं, अब आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल के एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, जो फॉर्मूला होता है, याद है फॉर्मूला, आप सिर्फ फॉर्मूला लगाइए, आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक्स की टेंशन मत लेना, एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना, इसके मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस इसके मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल मोल, याद है, वो जो टोटल मोल करोगे ना, उसमें जो है हमारा ये एक्स वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं। तो ये जो हमने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला लिखा था, एक बार सब लोग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला देख लें। एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते थे, मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस प्लस मोल्स ऑफ सेकंड गैस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस अपॉन टोटल मोल्स। ये फॉर्मूला लिखा है तुम लोगों ने। यस सर। बस अब बताइए, मोल्स हमें पता चल गए, हाँ सर ये मोल्स आ गए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ये मोल आ गए, दूसरे वाले के मोल आ गए। क्या दोनों लोगों के मॉलिक्यूलर वेट पता है, CO2 का कितना होता है 44, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, रख दोगे मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट प्लस मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सारे एक्स कैंसिल हो जाएंगे और एक्स कैंसिल करने के बाद एक नंबर आ जाएगा, मस्त एकदम आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो आदित्य यार अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये अब और मत पूछना, ठीक है, अगली क्लास में पूछना ये, वरना इंदिरापुरम वाले बच्चे बेचारे इन परेशान हो जाएंगे एकदम। अरे डाउट ये भी है क्वेश्चन में। क्या बेटा, एक क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट है। पूछो। सर आप एक डाउट क्लास शेड्यूल कर सकते हो। क्या बेटा, सर एक डाउट क्लास सैटरडे को कर सकते हो शेड्यूल। हाँ मतलब एक डाउट क्लास ही कर लेंगे, Yes, मुझे ऐसा sir. लगता है उस डाउट क्लास में ही पूछ लेना जो तुम्हें पूछना है ना, तो मैं करता Yes, sir. हूँ। डाउट्स हैं। तुम लोग को डाउट्स हैं, यस सर। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक डाउट क्लास शेड्यूल कर लेंगे। तुम लोग को सेंटर पे जा पाते हो, तुम लोग सेंटर पे रहते हो, कभी सेंटर पे डाउट्स नहीं सॉल्व होते हैं। सर हो जाते हैं लेकिन सर सेंटर बहुत दूर है। तो पैदल मत जाना, नहीं मैं एक डाउट क्लास शेड्यूल करता हूँ, है ना, तुम टेंशन मत लो। तो ऐसे ही करेंगे, बहुत जल्दी एक डाउट क्लास करते हैं, उसमें जो जो डाउट्स होंगे फटाफट फटाफट पूछ लेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे ही कर लेंगे। चलो अभी तो आगे। सर आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, उस पर हम अपने डाउट्स डाल सकते हैं। अच्छा तुम्हारा कोई टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी? यस सर मैं फिजिक्स और मैथ्स का है। फिजिक्स और मैथ्स का है, अच्छा ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, तुम डाउट डाल दोगे तो उससे फायदा क्या होगा, मैं उसी को सॉल्व वहीं पे कर दूं ऐसे। यस सर वहाँ पे सॉल्व या फिर कोई भी बच्चा कोई भी मतलब बता सकता है। अरे हाँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपस में ही खेल लोगे ना तुम लोग, टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे कर लेते हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप बना देते, तुमने पहले भी बोला था मैं भूल गया, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, तुम आपस में ही खेल लेना, कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी के डाउट तो सॉल्व कर ही देगा यार, टीचर की जरूरत तो रेयरली पड़ेगी। ठीक, तो हम ऐसे कर लेते हैं, अभी मैं निकल के उन्हीं सारे बच्चों को अपने ग्रुप में करवाता हूँ, ठीक है, तो ये कर लेंगे, सबके लिए हो जाएगा। सर लेक्चर उनके नोट्स नहीं पढ़े। अरे लेक्चर 1 में तो कुछ भी नहीं हुआ होगा यार, अब लेक्चर 1 तुम्हें चाहिए, लेक्चर 1 में क्या एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है और एटॉमिक मास क्या होता है, अब तो सब पुराना हो गया यार। चलो अब नया काम शुरू करते हैं भाई, आज जो नया करना था कम से कम वो तो स्टार्ट करने दो, और वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। और ये इंदिरापुरम वाले बच्चों को भी ये चीज समझ में आएगी, इसलिए ऐसा ना सोचें कि ये नहीं समझ में आएगा। अगर उनको मोल्स वगैरह का आइडिया है कि मोल्स कैसे निकलते हैं, अगर सैंपल का वेट गिवन है तो मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ता है, ये तो पढ़ा होगा बेटा सब लोगों ने। ये जो बच्ची आगे बैठी है उसका नाम क्या है इंदिरापुरम में? यस सर सारुषा। सारुषा ये समझ में आ गया, ये इतना तो करा होगा, मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ये इतना बेसिक हमने कर लिया होगा ना सर बस इतना ही करा था। ठीक है, तो इसी की जरूरत है अब,
अब मैं बताता हूं, जो तुम्हारा अभी पीछे छूटा हुआ है वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें इतनी ही चीजों की जरूरत, ठीक। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जेई लेवल पर ये एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है। मतलब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है वो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचता है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ये किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक। यानी आपके पास एक सॉल्यूशन होगा और मैं उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करूंगा। वो कॉन्सेंट्रेशन किन किन टर्म से डिफाइन होती है हम वो सीखने जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहला काम, सबसे पहले ये बताओ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? क्योंकि इस पूरी डेफिनेशन में ना आप एक बड़ा अच्छा नाम आएगा अगर तुमने वो नाम ले लिया। हाँ बोलो बोलो बोलो। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। थोड़ा सा और अच्छा कर दो इसको तो मजा आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा। मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस पार्टिकल्स। होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ बस 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 यही चाहिए, यही चाहिए था। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये एक नई बच्ची आ गई है, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सर सृष्टि। सृष्टि, ये बिल्कुल सही कहा। अब और ये जो वर्ड ये यूज किया इन्होंने होमोजीनियस ना, बस सारा काम इसी से है और ये पूरा आगे का पूरा टॉपिक इसी से लिंक। तुम ये खुद सोच के देखो, अगर मैं पानी में मिट्टी को डिसॉल्व कर दूं, सब सॉइल लेके आते हैं या सैंड लेके आते हैं और सैंड को ऐसे या सॉइल को डिसॉल्व कर लेते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है वो डिसॉल्व हो जाएगी? हो जाएगी। अरे वो जब आप मिट्टी को उसके अंदर घोलेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो टेम्परेरी डिसॉल्व होगी। आप 5 मिनट के लिए बाहर टहल के आइए, आइसक्रीम खा के लौट के आइए, जब आप लौट के आएंगे तो वो मिट्टी सेटल हो जाएगी। क्या समझे इस बात को? लेकिन क्या ये सेटल तब भी होगी जब आप पानी के अंदर चीनी घोलते हैं, पानी के अंदर नमक घोलते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि चीनी नीचे जाके जम जाती है? नहीं, वो एक बार डिसॉल्व हो गई तो डिसॉल्व हो गई। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करें और एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जाए जो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, यानी आप कुछ भी देखो, कहीं पर भी देखो, सब एक जैसा दिखाई दे, दैट मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। और हमें उसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस को डिफाइन करना है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने पानी भर रखा है, ठीक। अब इसके पानी के साथ आपने इसके अंदर चीनी को डिसॉल्व कर दिया या सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया या किसी भी एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया जो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यानी मान लीजिए मैंने चीनी इसके अंदर डिसॉल्व कर दी, तो जब आप इसके अंदर चीनी डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जैसे आप इसके अंदर चीनी डिसॉल्व करेंगे, ये चीनी के पार्टिकल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस पानी के अंदर, होमोजीनियसली। इसका मतलब यह है कि इस होमोजीनियस का सिग्निफिकेंस क्या है कि आप इस सॉल्यूशन में से कोई भी पोर्शन बाहर निकाल लीजिए, कोई भी पोर्शन। और देखो ये वाली जो बात कर रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से कोई भी एक पोर्शन बाहर निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने ये वाला पोर्शन बाहर निकाल लिया, या फिर किसी ने कहा नहीं मैं इस पूरी टंकी में से इतना सोल्यूशन बाहर निकालूंगा, किसी ने कहा नहीं 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 मैं तो बहुत ज्यादा सोल्यूशन बाहर निकालूंगा। आप इस टंकी में से कितना भी सोल्यूशन बाहर निकाल लीजिए, क्या होगा? सर अगर आपने ये वाला सोल्यूशन बाहर निकाला ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन बाहर निकाला तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा, इसको अगर आप बाहर निकालते हैं तो ज्यादा बाहर आ जाएगा, ये आपने बाहर निकाला तो कम सोल्यूशन बाहर आ जाएगा। इन सब में सर अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इन चारों सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम, इन चारों सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होगी। सिर्फ अंतर किस चीज में आएगा? अंतर आएगा सिर्फ पानी और चीनी के अमाउंट में। यहां पर अगर मैं अलग अलग सॉल्यूशंस की बात करूं तो इन अलग अलग सॉल्यूशंस में जो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस सॉल्यूशन में क्या चीज ज्यादा है? पानी, तो सर इसमें चीनी भी ज्यादा होगी। समझ लो बात को? यानी ये होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसमें से कोई भी पोर्शन बाहर निकाल के लाएंगे, अगर उसका अमाउंट ज्यादा होगा पानी का तो उसमें चीनी भी ज्यादा आ जाएगी, अगर चीनी का अमाउंट कम होगा तो पानी भी कम समझ लो पानी का अमाउंट कम होगा तो चीनी भी कम आ जाएगी। यानी होमोजीनियस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आप इस पूरी टंकी में से जितना भी सोल्यूशन निकालना चाहें, कम या ज्यादा, वो कम या ज्यादा आप निकाल सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये सारे सोल्यूशन एक जैसे होंगे। अब वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं सॉल्यूशंस के वो अभी मैं नोट करूंगा, लेकिन इन चारों सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगी वो सिमिलर होंगी। सिर्फ अंतर किस चीज में होगा? सर यहां पानी कम तो चीनी भी कम, यहां पानी ज्यादा तो चीनी भी ज्यादा, यहां पानी थोड़ा कम तो चीनी और कम। कहने का मतलब यह हुआ चीनी और पानी का अमाउंट एडजस्ट होता रहेगा, लेकिन उस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सेम होगी। यानी किसी भी एक टंकी से जो सॉल्यूशन निकल के आता है उस सॉल्यूशन के अमाउंट को कम या ज्यादा करने से उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट कम ज्यादा होता। बताओ ये समझे बात को?
सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इसमें देखो दिमाग मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें ये चीज समझनी है और याद रखनी कि सॉल्यूशंस को डिफाइन कैसे किया जा रहा है। सॉल्यूशंस को डिफाइन करने का बड़ा सीधा तरीका निकाला गया है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दें तो डिसॉल्व करने के बाद एक बढ़िया सा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब उस सॉल्यूशन का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर आप उस सॉल्यूशन में से कम अमाउंट ले ले या ज्यादा अमाउंट निकाल ले, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा सर, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। सिर्फ अंतर जो निकल के आएगा वो चीनी और पानी के अमाउंट पे निकल के आएगा। चीनी कम हो सकती है सर, पानी भी कम हो सकता है, पानी ज्यादा होगा तो चीनी भी ज्यादा होगी, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वो सिमिलर। यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सब लोगों को यह बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूशन के अमाउंट को कम या ज्यादा करने से क्या चीजें कम ज्यादा होती हैं और क्या चीज कांस्टेंट रहती है। पानी और चीनी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं, ये तो लॉजिकल है। अगर आप ज्यादा सोल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, कम सोल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन सर एक चीज कॉमन आएगी, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स है तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन एक्स होगी, इसकी भी एक्स होगी, इसकी भी एक्स होगी और इसकी भी एक्स होगी। पूरी टंकी की एक्स होगी, सबकी एक्स होगी, चाहे आप इसमें से ज्यादा निकालें चाहे आप इसमें से कम निकालें। ये बात समझ में आ ऐसा कह सकते हैं कि रेशियो सेम होगा। उसी बात पे आ रहा है, उसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में निकल के आता है, वही रेशो से अभी तुम्हें समझ में आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब मैं इस सॉल्यूशन की अलग अलग कुछ कॉन्सेंट्रेशंस को डिफाइन करके दिखाता हूं तुम्हें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं वो है हमारी मोलारिटी, जो सबसे ज्यादा दिखाई देती। सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखोगे जब तुम आगे के चैप्टर्स भी पढ़ोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे ज्यादा दिखाई देगा। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी। इसे मोलारिटी कहा जाता है, जिसको कैपिटल एम से डिफाइन किया जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या नाम आ गया, ठीक है ये नया नाम है, हम इस नाम को याद कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए ये मोलारिटी होता क्या है? किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म से कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैं मोलारिटी को डिफाइन करने जा रहा हूं, वो ये मोलारिटी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, जो मोलारिटी है उसको निकालने के लिए आपको उस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होते हैं, डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है लीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब ये इंदिरापुरम वाले बच्चे मुझे बताएं, क्या सॉल्यूट के मोल्स निकाल लोगे? अगर मैं तुम्हें चीनी का वेट दे दूं तो क्या तुम चीनी के मोल निकाल लोगे, अगर चीनी का मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो? शाबाश। और अगर आपको मैं किसी भी तरह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दूं तो आप नीचे लीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड करके मोलारिटी निकाल लोगे? यस सर। यानी कहने का मतलब सिर्फ पहली बात है। पहली बात क्या निकल के आ रही है कि सर मुझे एक सीधा फॉर्मूला समझ में आता है, आप मुझे चीनी का वेट दे दीजिए, पानी का वॉल्यूम दे दीजिए, मैं खड़ाखट डिवाइड करके आपको मोलारिटी निकाल के दिखा दूंगा। ये सीधा फॉर्मूला हो गया। यानी किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल्स चाहिए सॉल्यूट के और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए जो लीटर में रखा जाएगा, ताकि आप उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट कर ले। आप जरा सब लोग अकल लगाएं। मैंने क्या कहा था, अगर सॉल्यूशन ज्यादा लोगे या सॉल्यूशन को कम लोगे, ये टर्म हमेशा कांस्टेंट आएगा। बताओ क्यों आएगा? अगर तुमने सॉल्यूशन ज्यादा लिया तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर भी बढ़ जाएगा, समझो, और वो उसी रेशो में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सर सिस्टम होमोजीनियस है। अगर ये सिस्टम होमोजीनियस नहीं होता तो आप ये टर्म लिख ही नहीं सकते थे। समझिए जरा, कहीं ऐसा होता कि ये पानी है और इस पानी में जो सॉल्यूट का डिसोल्यूशन है वो ऐसे हो रहा है, यहां सॉल्यूट ज्यादा है और यहां सॉल्यूट ऐसे कम हो गया, फिर यहां सॉल्यूट ज्यादा हो गया, यहां सॉल्यूट ज्यादा हो गया और यहां सॉल्यूट कम हो गया। अब आप बताइए, क्या ये सॉल्यूशन होमोजीनियस, क्या ये सिस्टम होमोजीनियस है ना? अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो आप इसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते और आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर ऐसे में अगर किसी के हाथ में ये वाला हिस्सा आ गया तो सर यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बढ़ जाएंगे क्योंकि चीनी ज्यादा है, तो इसकी मोलारिटी ज्यादा निकल के आएगी। और अगर आपने इसमें से ये वाला सॉल्यूशन बाहर निकाला तो ऐसे में सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम आएंगे, जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ और निकल के आएगी। जबकि सॉल्यूशंस के लिए क्या बोला गया है, आप किसी भी एक सॉल्यूशन की टंकी में से चाहे जितना सॉल्यूशन निकाल लें, चाहे कम या ज्यादा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप जब कभी भी किसी चीनी को या किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके अगर आपने एक होमोजीनियस सिस्टम बना लिया तो अब आप ये समझ लीजिए उस होमोजीनियस सिस्टम का कितना भी अमाउंट ले लिया जाए, मोलारिटी फिक्स होगी। जो मोलारिटी उस टंकी की थी वही मोलारिटी आपके हर तरह के सॉल्यूशन की निकल के आएगी, चाहे आप अमाउंट ज्यादा ले ले चाहे आप अमाउंट कम ले ले। यानी सबसे पहली चीज डिफाइन की गई है कि अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकली किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी हो तो आपको सबसे पहले सॉल्यूट के मोल्स चाहिए होंगे और सब उसके बाद आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा जो लीटर में रखा जाएगा और तब मोलारिटी कैलकुलेट की जाएगी यहां से।
मैं एक आध छोटे मोटे सवाल करके दिखा देता हूं। यहां तक ठीक है? ठीक, अब आते हैं इसी में दूसरी बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात तो बस मैं इसलिए कर रहा हूं दूसरी बात क्योंकि ये सब सीखने का पर्पस क्या है, मेरे ख्याल से जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उनको ये बात याद आएगी मेरी। ये सारा ड्रामा जो पिछले 5 से 8 से 10 क्लासेस से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये सब किस लिए कर रहे थे? ये सब कर रहे थे किसी भी केमिकल रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। और वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको मोल्स की जरूरत पड़ती थी, याद है? बैलेंस इक्वेशन चाहिए सर, मोल्स चाहिए ताकि लिमिटिंग शिमिटिंग निकाला जाए, ड्रामेबाजी किया जाए। भाई साहब, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हें, मैं आज फिर तुम्हें मोल्स निकालने का एक और तरीका दिखा रहा हूं। अगर आप सल्यूट के मोल्स निकालना चाहते हैं तो मोलारिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी भी सोल्यूशन की मोलारिटी पता हो और उसका वॉल्यूम पता हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर उस आदमी के मोल्स निकाल सकते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर वही पुरानी कहानी सर, मोल तुम्हारे मिल गए, मोल हमारे मिल गए, हम दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जो लिमिटिंग होगा वही आंसर डिसाइड करेगा, वही सारी पुरानी कहानी। यानी मोल्स निकालने का आज एक और तरीका तुम्हारे सामने आ गया, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आप सल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं। यानी ये दूसरा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको सवाल में मान लीजिए दी गई है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी ये मेरा दूसरा फॉर्मूला होगा कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन हो और आपको उसका वॉल्यूम पता हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसके अंदर कितनी चीनी के मोल्स डिसॉल्व हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये कुछ किया नहीं मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी मोलारिटी कैसे निकलेगी? चीनी के मोल, चीनी का मतलब समझते हो ना, सॉल्यूट, चीनी के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, ये मोलारिटी दे देगा। दूसरा, अगर मोलारिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो तो मल्टीप्लाई करके चीनी के मोल मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? चीनी के मोल पता हो, मोलारिटी पता हो तो क्रॉस डिवाइड करके वॉल्यूम मिल जाएगा। 3 लोग अननोन है, ये आपस में कैसे भी खेल सकते हैं और आपसे कोई भी एक अननोन पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है? ठीक, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यहां पर वो ये है, जो हमारी मोलारिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी मेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों कह रहे हैं ऐसा, बताओ जरा जल्दी से। क्योंकि सर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है ना, आप ध्यान से देखिए सर, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर को चेंज करके आप सॉल्यूशन की मोलारिटी में डिफरेंस पा सकते हैं। समझ रहे हो? अदरवाइज सॉल्यूशन की मोलारिटी को चेंज करने का बताओ तुम्हारे हिसाब से तरीका क्या है? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अरे सर चीनी और घोल दीजिए, नहीं समझे? अगर चीनी और डाल दोगे तो मोलारिटी बदल जाएगी। सर उसके अंदर चीनी छोड़िए, पानी डाल दीजिए, पानी और डाल देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यानी चीनी या पानी को चेंज करके तो मोलारिटी चेंज हो ही सकती है, साथ ही साथ बिना चीनी पानी को चेंज किए भी मोलारिटी चेंज हो सकती है अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करें। बिकॉज टेम्परेचर जो चेंज होगा वो वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करेगा और वॉल्यूम के चेंज होने से बिना चीनी पानी चेंज किए भी मोलारिटी चेंज हो सकती। क्लियर है ये वाली बात? यानी कभी मुझसे ये पूछे कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी को चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो जो पहला तरीका निकल के आने वाला है वो पहला तरीका निकल के आएगा कि आप सर उसके अंदर सॉल्यूट और डाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मोलारिटी चेंज हो जाएगी। या फिर सर आप उसके अंदर सॉल्वेंट और डाल दीजिए, ये भी सही है सर, मोलारिटी चेंज कर जाएगी। और अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो सर आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज कर जाएगा और वॉल्यूम के चेंज करने से मोलारिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? इंदिरापुरम से कोई बच्चा? सृष्टि क्लियर है बेटा? और इधर वैभव? यस सर। कुछ और किसी को कुछ पूछना है? खंबे के पीछे कोई बैठा है भाई? नो सर। यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक और बात पे। अब देखो ये तो जो करनी थी कर ली, अब थोड़े से एडवांस लेवल की बात करते हैं। इस मोलारिटी को अब मैं अपनी तरह से तुम्हें लिखना सिखाता हूं, आप सब लोग उसको जरूर लिखना सीखें। क्या? मान लीजिए, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है तो इसको अलग से लिखते हैं हम। किसी सॉल्यूशन की अगर मोलारिटी गिवन हो तो इसका क्या मतलब? मान लीजिए ये ले लेते हैं एक सॉल्यूशन, कुछ भी ऐसे ले लेते हैं, ए मोलर KOH सॉल्यूशन, ऐसे ले लेते हैं। इसका क्या मतलब? देखो कैपिटल M का मतलब हो गया ए मोलर, और मोलर मतलब मोलारिटी। यानी आपको KOH का सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी मोलारिटी A। कैसे बनाया गया होगा ये सॉल्यूशन? सर पानी लिया होगा, पानी के अंदर KOH को डिसॉल्व कर दिया होगा, KOH को डिसॉल्व करके आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसकी आपने मोलारिटी बताई है A।
मैंने कहा भाई अब वो सोल्यूशन कहाँ है? कह रहा नहीं सोल्यूशन कुछ नहीं है, ऐसे सोल्यूशन उसे छुपा रखा है। कह रहा मेरे पास एक क्यूएच का सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी ए। अब तुम में से कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन मैंने पीछे छुपा रखा है ए मोलर केओएच का, क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरे इस छुपाए हुए सोल्यूशन में कितने केओएच के मोल्स हैं और कितना सोल्यूशन का वॉल्यूम? क्या ये बता? 1 लीटर वॉल्यूम और ए नंबर मोल्स। और अगर मैं तुम्हें सोल्यूशन ऐसे निकाल के दिखाऊं, वॉल्यूम तो आधा ही लीटर है, अब तो फिर मोल्स भी सर ए नहीं होंगे, A/2 होंगे क्या? अरे तुम जवाब दे देते, मजा आ जाता। बताओ समझे कि नहीं मेरी बात को? जब तुम्हें सोल्यूशन नहीं दिख रहा है तो तुम्हें कैसे पता चल गया वॉल्यूम 1 लीटर है? हाँ सर हमें नहीं पता चला। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अरे भाई सोल्यूशन आपने दिखाया नहीं। हाँ ये जरूर है कि आपका सोल्यूशन ए मोलर है, चलिए मान लिया, लेकिन ए मोलर का क्या मतलब है मुझे क्या पता? आपका सोल्यूशन 1 लीटर है, 2 लीटर है, आधा लीटर है, आपने एक ढक्कन ले रखा है, बाल्टी ले रखी है, ग्लास ले रखा है, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ एक चीज क्लियर है, आप अपने सोल्यूशन को छुपा लीजिए, मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर सकता हूं जिसकी मोलारिटी ए होगी, और वही होगा जो तुमने अभी बोला था। इस ए मोलर का मतलब है ए मोल्स ऑफ केओएच। सब लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सोल्यूशन, या 1 लीटर, आप इसको 1 लीटर भी बोल सकते हैं। दिस इज 1 लीटर। सब लोग समझने की कोशिश करें। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में एक केओएच का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी ए है, तो आप ये नहीं बता सकते कि सर आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है या आधा लीटर सोल्यूशन है, क्योंकि मुझे सोल्यूशन नहीं दिखा। तो मैं क्या जवाब दूंगा? सर आप अपना सोल्यूशन अपने पास रखिए। ठीक, मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करने जा रहा हूं जिसको आप ए मोलर कहते हैं। कैसे? सर 1 लीटर सोल्यूशन लाइए, उस 1 लीटर सोल्यूशन में केओएच जो डिसॉल्व होगा वो ए मोल होगा। बताओ ये वाली बात समझे कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं अपना सोल्यूशन ऐसे करके तुम्हें निकाल के दिखाऊं, ये देखिए हमारे पास तो आधा ही लीटर है, तो आप फौरन पलट के क्या बोलेंगे? अगर आधा लीटर है तो केओएच जो है वो ए नहीं होगा, A/2 होगा। कुछ समझने की कोशिश करना। क्या बताया था मैंने? अगर आप सोल्यूशन के अमाउंट को कम ज्यादा करते हैं तो क्या होगा? सर सोल्यूट का अमाउंट भी उसी रेशो में चेंज करेगा। अगर आपने सोल्यूशन को 1 लीटर की जगह आधा लीटर लिया तो उसमें जो सोल्यूट का अमाउंट होगा वो ए की जगह क्या हो जाएगा? A/2। सब लोग समझ रहे हैं? यानी इस होमोजीनियस नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा उठाया जा सकता है। आपको सोल्यूशन ना भी दिखाया जाए तो भी आप एक सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, समझो, और वो सोल्यूशन आपका सोल्यूशन होगा। उसके सोल्यूशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके और उसके सोल्यूशन में अंतर किस बात का है? सिर्फ अमाउंट का चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, क्योंकि हम लोग एक ही टंकी से निकल के आए हैं, इसलिए हमारा और उसका हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम ही होगा। यानी सॉल्यूशंस जो होमोजीनियस नेचर का रखते हैं, उनमें से अगर उनके अमाउंट को आप कम ज्यादा करते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई सॉल्यूशन ए मोलर केओएच का दे रखा है तो आप इनडायरेक्टली ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन अगर 1 लीटर होगा तो उसमें सोल्यूट के ए मोल्स डिसॉल्व होंगे। आपके पास सॉल्यूशन कितना है जो आपने छुपा रखा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैं डिफाइन करूंगा अपने सॉल्यूशन के लिए वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपका भी होगा, क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी से निकल के आए और एक ही टंकी से निकल के आने वाले सॉल्यूशंस के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सिमिलर होते हैं। ये तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन किया अभी हमने, मोलैरिटी। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अभी अभी और पिक्चर क्लियर होगी। अब आते हैं एक सीधे सवाल पर जो आईआईटी के आजकल मेंस लेवल तक पे पूछा जाता है। अब कुछ चीनी का अमाउंट दे देगा, पानी वानी दे देगा, कहेगा मोलैरिटी निकालो। अरे सर ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आजकल पूछते हैं, बताइए, इतना घटिया लेवल पे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक छोटे से सवाल की बात करें, ऐसे अपनी तरफ से बना लेते हैं, कुछ भी ये ले लेते हैं, ये एक सोल्यूशन ले लेते हैं। इस सोल्यूशन में आपने नमक ले लिया, NaCl सोल्यूशन, ये नमक का सोल्यूशन, और इस नमक के सोल्यूशन का आपने ले लिया 200 ml, और इसकी डेंसिटी सवाल में दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। अगर ये मैं ये बताऊं कि वाटर जो इसके अंदर है वो वाटर है, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, 290 ग्राम ये वाटर, क्या बता सकते हैं इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी? सोचो, अकल लगाओ, बिल्कुल ऐसे फर्जी सवाल, अकल लगाओ। तुम्हें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, सर आपने निकलवाना क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला मुझे पता है। मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए जरा जल्दी से बताओ। न्यूमरेटर में क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है मेरा? नमक, NaCl। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, जिसको किस में रखना पड़ेगा?
लीटर। लीटर। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए क्या क्या दिखता है, क्या आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम दिखता है कहीं? Yes, sir. 200 ml। Yes, sir. ठीक, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे? अरे एमएल को तो लीटर में कन्वर्ट करना जानते, चलो एक काम खत्म, यानी डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया। अब आते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में वेट किसका चाहिए? नमक का। अच्छा ये बताओ, अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम पता हो और डेंसिटी पता हो तो क्या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन का मास आ जाएगा? Yes, sir. उस सोल्यूशन के मास में से पानी का मास माइनस कर देंगे तो नमक का मास आ जाएगा। Yes, sir. नमक के मास से नमक के मोल आ जाएंगे। Yes, sir. मोल यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। बताओ समझे कि नहीं? Yes, sir. यानी सबसे पहले क्या, ये तो ऐसी सिंपल सिंपल से सवाल है यार, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसको ये फॉर्मूला याद है और जिसको थोड़ा बहुत बातें समझ में आती वो सीधे सीधे कहेगा भाई साहब ये बताइए न्यूमरेटर कैसे निकलेगा और डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है जो कि आपने सवाल में ऑलरेडी दे रखा है 200 ml। दिस इज 200 ml सोल्यूशन। ठीक, सो अल्टीमेटली वॉल्यूम तो क्लियर हो गया। अब बचा आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में मुझे सोल्यूट का मास चाहिए। 200 ml का सोल्यूशन है, डेंसिटी 1.5 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो सोल्यूशन का मास दे देगा। यानी यहां पर चुपचाप लिख लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन जो है हमारे पास वो आ गया 200 ml इंटू 1.5 ग्राम पर ml। ml से ml उड़ जाएगा और ये 300 ग्राम आ जाएगा। यहां तक ठीक है? Yes, sir. इस 300 ग्राम, क्या तुम्हें सोल्यूशन का मास न्यूमरेटर में रखना है? नहीं, मुझे किसका मास चाहिए? नमक का। अब ये तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन किन लोगों से मिलकर बना होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्वेंट का मास कितना है? 290। तो फिर सोल्यूट का मास कितना हुआ? माइनस करके नहीं। क्लियर, समझ में आई? इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मास ऑफ सोल्यूशन जो होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बस खत्म हो गया। अब हमारे पास सोल्यूशन का मास 300 ग्राम है, सोल्यूट का मास मान लेते हैं x है, सॉल्वेंट का 290 है, तो x की वैल्यू 10 ग्राम आ गई। नाउ दिस विल बी द वेट ऑफ नमक NaCl। खेल खत्म हो गया। फॉर्मूला उठाते हैं, पुट करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 10/58.5। क्लियर है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट नमक का 58.5 होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर यानी 0.2। क्लियर है? Yes, sir. 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी द मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, कैपिटल M। अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर है बेटा? कोमल, यस सर। लवली, यस सर। आज तुम लोगों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी भाई? हाँ, इसलिए तुम पता नहीं चल रहा है कुछ। अर्शदीप, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक। अच्छा, अब ये यानी ये ठीक है सर, हमें हल्की हल्की बात समझ में आ रही है कि आपके पास जो है वो मोलारिटी है, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी। ये वो फर्स्ट कैटेगरी का सवाल हो गया जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना था, ये वाला। अब इसमें थोड़ा बहुत डेंसिटी वेंसिटी का यूज कर लेंगे, है ना, बेसिक बातें कि सर आपने अगर सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो सोल्यूशन की डेंसिटी को यूज करके सोल्यूशन का मास निकाल लेंगे। उस सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास माइनस करके सोल्यूट का मास निकाल लेंगे और सोल्यूट के मास से सोल्यूट के मोल्स निकाल लेंगे। आप नाम भूल गया मैं, वो जो आगे एक बच्ची बैठी थी इंदिरापुरम में, सारूषा शायद, पता नहीं, है ना, वो उसने बताया था सर मोल्स, वेट के बाद मोल्स निकालना आता है हमें। यस सर। है ना, तो यानी अगर इफ द वेट ऑफ योर नमक इज 10 ग्राम दैट मींस मोल्स विल बी 10/58.5। क्लियर? यस सर। बस उसके बाद फटाक से आपने जो है डिवाइड किया, मस्त हो गया आंसर। यानी आपको एक तो फॉर्मूला याद करना है मोलारिटी का, ठीक, प्लस वो बेसिक बातें जो बेसिकली थोड़े थोड़े समझ लो, मोल वेट वाली ड्रामेबाजी वो हमें सीखनी, इतना करना है। और ऐसे सवाल को और उल्टा सीधा कर लो ना यार, कि नमक और को घोलकर पानी के अंदर एक नमक का सोल्यूशन बनाया गया, उस सॉल्ट सोल्यूशन में नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो 2Na हैं। समझ लो बात को? तो 2Na का मतलब 2 मोल हो गए।
2Na का मतलब 2 मोल, और वो 2 मोल आपने यहां रख दिया। यानी कुछ भी करके अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको एक तो सॉल्यूट के मोल्स चाहिए और एक सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। अगर ये दोनों चीजें कैसे ना कैसे घुमा फिरा के मिल जाएं तो आप सीधे फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल होगा, और इस तरह के तुम 50 सवाल खुद बना लो। सर 2 ग्राम चीनी को 200 लीटर पानी में घोल देंगे, बताओ मोलारिटी। सर इस चीज को इसमें घोल देंगे, बताओ मोलारिटी। सर इसको इसमें घोल देंगे, बताओ मोलारिटी। इस तरह के 50 ही सवाल तो बनाए जा सकते हैं। ठीक, कि अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात। मैं पहले दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म और डिफाइन करूंगा, फिर इनको आपस में लिंक करने की कोशिश करूंगा। यानी मैं अपने सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करने जा रहा हूं, एंड दैट इज मोलालिटी। चलिए सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, जो कि आईआईटी लेवल पर सबसे ज्यादा सवाल बना चुका है, 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आपस में लिंक करना। द सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलालिटी। मोलालिटी विच इज स्मॉल m, यानी किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। यानी उसी चीनी के सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते थे मोलालिटी के टर्म्स में भी, उसी चीनी के सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं मोलालिटी के टर्म्स में भी। इस तरह से अभी 2-3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और भी आएंगे। ठीक, अब ये बताइए सर, हम ठीक है हम डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना बताइए सर ये डिफाइन कैसे किया जाता है, बस खत्म हो गया। आप इसकी डेफिनेशन बता दीजिए, मैं आपको मोलालिटी निकाल के दिखा दूंगा। अब मैं इसके सामने मोलालिटी की सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूं, वो क्या है। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट करनी हो तो आपको न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, अरे ये तो वही हो गया जो हमें वहां चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी, बस इतना फर्क। यानी अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलालिटी निकालनी है तो आप ये बता दीजिए सर कितनी चीनी आपने घोल रखी है, पहली बात। दूसरी बात, सर पानी कितना है ये और बता दीजिए। यानी अगर मुझे चीनी का वेट और पानी का वेट दे रखा है तो मैं फटाक से मोलालिटी निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे मोलालिटी की डेफिनेशन पता है। 1 किलो पानी में जितनी भी चीनी डिसॉल्व होती है दैट इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी मोलालिटी जब भी डिफाइन की जाएगी आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए होंगे और सॉल्वेंट का वेट चाहिए होगा। अगर आप मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को आपस में यूज कर लें, डिवाइड कर दें, तो आपको उसी सॉल्यूशन की एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पता चलेगा जिसको आप मोलालिटी कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज और, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? नहीं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है ना, बात समझो। जब इसमें दोनों ऊपर क्या है, ऊपर मोल यानी मास, मास से टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, नीचे सर मास टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ सर ये वाले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। सो मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दूसरी बात, अगर मैं मोलालिटी को वेट से मल्टीप्लाई कर दूं सॉल्वेंट के तो क्या होगा, मोलालिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या निकल आएंगे फिर से, नंबर ऑफ मोल। बिल्कुल सही, यही आ जाएंगे जो हमेशा चाहिए होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन केजी। अरे यार ये क्या हो गया, सिर्फ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल। समझ पाए? सर मैं देखो इस चीज को ना, तुम लोग को लग रहा होगा कि सर आपके मोल्स पे इतना जोर क्यों दे रहा है। मैं अब क्योंकि इंदिरापुरम वाले बच्चों ने अभी स्टोशियोमेट्री नहीं की है ना, तो इसलिए वो सवाल मैं इनको बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट बाकी सारे बच्चों ने क्योंकि कर रखा है तो मैं एक ऐसा छोटा सा सवाल ले रहा हूं ताकि तुम लोग को ये लगे कि ये जो टॉपिक कर रहे हैं इसके पीछे भी सिर्फ एक ही रीजन है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले जो भी कुछ किया था वो वाई मैप और फलाना धमाका, सर मोल कैसे निकलते हैं, ड्राम कैसे, ये सब क्यों किया था, ताकि आप किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें। तो सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सके, ऐसी रिएक्शन की जो सोल्यूशन फेज में होती। जरा समझना, देखो मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं एक सवाल, तो सिर्फ इंदिरापुरम वाले बच्चे एक बार समझ के देखेंगे, मुझे लगता है वो समझ जाएंगे। देखो एक छोटा सवाल लेते हैं, 100 ml 0.1 मोलर HCl solution reacts with 50 ml 0.1 molar NaOH solution. Find out the weight of NaCl formed. तुम सब लोग मुझे सोच के बताना, क्या तुम्हें नहीं लगता इस तरह के सवाल तुमने पहले किए थे, सिर्फ ये ड्रामेबाजी को ना यूज करके, HCl NaOH से रिएक्ट करके कितना नमक बनाएगा, क्या ये रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस है? और ये करने का तरीका क्या था सर, 2 लोग लेके आते थे, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के आंसर आ जाता था, बात मानते हो?
लेकिन सर उस केस में लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए मोल्स चाहिए होते थे, और वो मोल्स आप मुझे इससे पहले ग्राम ग्राम के फॉर्म में दे देते थे। आज आपने ग्राम ग्राम की जगह अजीब ड्रामा कर रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग सोच के बताना जरा, क्या तुम्हें मोल नहीं दिखते ना HCl के? वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, फॉर्मूला देखो जरा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स बस ये ध्यान रखना, ये 100 ml है, वहां वॉल्यूम किस यूनिट में चाहिए था? लीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 0.1, सो 0.1 इंटू 0.1 दे विल बी द मोल्स ऑफ HCl। सिमिलरली मोल्स ऑफ नमक तो NaOH नहीं दिखाई देते, 0.05 इंटू 0.1, दोनों के मोल आ गए, लिमिटिंग रेजेंट निकालो, नमक के मोल, NaCl के मोल आ गए। वही पुरानी कहानी, नया कुछ नहीं है। यानी सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते थे। चलिए ठीक है, अब ये बताइए उसके बाद क्या करते थे? दोनों लोगों के मोल्स लिखते हैं। आज मोल्स देने का एक नया तरीका तुम्हारे सामने है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सब लोग देखें, मेरे ख्याल से इंदिरापुरम वाले बच्चे भी इस बात को समझेंगे कि अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वो वॉल्यूम लीटर में लिया जाए तो आपको सल्यूट के मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है ये? यस सर। यानी इस HCl के सोल्यूशन में जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो कौन है? HCl सर, जिसको आप सल्यूट कहते हैं। इस NaOH के सोल्यूशन में कौन रिएक्शन में इन्वॉल्व है? सर NaOH इन्वॉल्व है, जिसको आप सल्यूट कहते हैं। तो इसका मतलब मुझे HCl के मोल दे दीजिए, NaOH के मोल दे दीजिए, मैं दोनों को आपस में रिएक्ट कर रखा है, NaCl के मोल्स निकाल लूंगा। अब आप ये बताइए, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं तो HCl के मोल्स कितने आएंगे? HCl के मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल, क्योंकि इसको लीटर में लेना पड़ेगा। ठीक, ये आ गया 0.1 लीटर। और इसके NaOH के मोल्स कैसे निकालेंगे? NaOH के मोल्स यहां से आएंगे, वॉल्यूम हो जाएगा 0.05 लीटर। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.005 मोल्स। क्लियर है ये? सोच के बताओ, लिमिटिंग रेजेंट कौन? ये चीज इंदिरापुरम वाले बच्चों को नहीं पता होगी, लेकिन वो भी सीख जाएंगे, बहुत आसान सा काम है। NaOH कम दिया गया, HCl ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ NaOH खत्म हो जाएगा, और जैसे ये खत्म होगा रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इसका एक चीज तो क्लियर हो गया सर, ये जो NaOH के मोल्स होंगे वही लोग डिसाइड करेंगे कि कितना नमक बनेगा। ये सब तो पहले कर चुके हो, अब बताओ नमक के कितने मोल्स आएंगे? 0.00, बिकॉज दिस इज लिमिटिंग रेजेंट। और अगर नमक के मोल आ गए तो क्या उसका वेट आ जाएगा? खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। यानी मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सर ये वही काम है जो पहले करते थे, सिर्फ फर्क इतना है, आज किसी भी रिएक्टेंट के मोल्स देने के लिए आपने एक नया ड्रामा किया है, मोलैरिटी और वॉल्यूम का। यानी मोलैरिटी वॉल्यूम दे दोगे तो भी सल्यूट के मोल मिल जाएंगे, और फिर वही पुरानी कहानी, लिमिटिंग रेजेंट निकालो, रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस चालू करो। समझ पाए बात को? सब लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं हम? ये टॉपिक फिर से उसी केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए करता है। और सर इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ सवाल बन सकते हैं जो बिल्कुल अलग होंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे, तो वो भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे थे कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए तो इस रिएक्शन की एनालिसिस करने के लिए आपको रिएक्टेंट्स के मोल्स का आइडिया होना चाहिए। वो रिएक्टेंट के मोल देने का एक तरीका वेट होता है, तो अगर आपको HCl और नमक का NaOH का वेट दे दिया जाए तो भी आपको मोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिएगा। मोल्स देने का मैंने तुम्हें अब एक और तरीका बताया कि जब कभी कोई रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में होती है तो मोल्स देने का एक तरीका सॉल्यूशन का मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम भी होता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कुछ इंदिरापुरम में कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? सर जैसे हाँ। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आपने बताया, हाँ, फिर इसमें वेट जो होता है, अगर हम हीट करेंगे किसी सॉल्यूशन को, मान लो वाटर को हमने हीट किया, तो फिर वेट तो कम हो जाएगा। नहीं ये ऐसा मत सोचो कि अगर देखो, फिर तो ये वाली बात हो गई कि सर सॉल्वेंट कम हो रहा है। अगर वाटर कम हो रहा है तो सॉल्वेंट कम हो रहा है, और सॉल्वेंट कम हो रहा है तो इसका मतलब मोलैलिटी चेंज हो रही है। यस। तो इसका मतलब मोलैलिटी चेंज, जो भी चेंज हो रही है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इट इज बिकॉज ऑफ लॉस इन वेट ऑफ वाटर। मैंने शुरुआत में भी ये बात बोली थी कि किसी भी मोलैलिटी को चेंज करने के दो रास्ते हो गए, एक ऊपर चेंज कर दो या नीचे चेंज कर दो। यस। यानी नमक और डाल दो तो भी मोलैलिटी चेंज हो जाएगी, या पानी कम ज्यादा कर दो जैसे तुम बता रहे हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो मोलैलिटी को चेंज करने का कोई तरीका नहीं आपके पास। समझो बात। जबकि मोलैलिटी में क्या बोला गया था? ना नमक चेंज करो ना पानी चेंज करो, आग लगा दो बस। आग लगाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बात समझते हो कि नहीं? यस सर। आग लगाने से वॉल्यूम एक्सपांड करेगा, वॉल्यूम एक्सपांड करते खेल खत्म। यानी ना नमक बढ़ाया ना वॉल्यूम बढ़ाया, लेकिन फिर भी मोलैलिटी चेंज। सो मोलैलिटी सिंस इट इज लिंक्ड विद वॉल्यूम, so any concentration term which is linked with volume, it is temperature dependent. But molality which is linked with mass only, so ultimately it is temperature independent system. आप टेम्परेचर को थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
समझ गया ना बात? यस सर। ठीक। अच्छा अब काम की बात करते हैं। ये दो बातें हो गई मोलालिटी के बारे में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मोलालिटी के बारे में करनी है। फिर वही एक सोल्यूशन लेके आएंगे, पीछे छुपा लेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या है इसका मतलब। तो ये फिर सब लोगों को याद रखना है कि अगर मेरे पास एक बीमोलल, मोलल मतलब मोलालिटी, बीमोलल सोल्यूशन है, मान लीजिए किसी भी चीज का H2SO4 सोल्यूशन, जल्दी से सोच के बता सकते हो इसका क्या मतलब है? मैंने तो छुपा के रखा है। एक सोल्यूशन है मेरे पास बीमोलल H2SO4, बताइए इसका क्या मतलब? क्या तुम बताओ, तुम्हें सोल्यूशन दिखता है कितना है? तुम्हें पता है कि कितना H2SO4 है, कितना पानी है? लेकिन तुम कम से कम अपना सोल्यूशन तो डिफाइन कर सकते हो ना, जो बीमोलल। कैसे डिफाइन करेंगे? सर मैं अपना सोल्यूशन लेके आऊंगा, आपकी सोल्यूशन कैसी की तैसी। मेरा सोल्यूशन है बीमोल्स ऑफ H2SO4 dissolved in 1 kg solvent। बताओ समझे बात को? दिस इज 1 kg। यानी सर मुझे नहीं पता कि आप क्या छुपा के बैठे हैं, मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरा सोल्यूशन 1 किलो पानी के अंदर बना है तो उसके अंदर जो H2SO4 के मोल होंगे वो भी मोल होंगे। फिर मैं अपना सोल्यूशन दिखाऊंगा उसको। अरे पानी तो आधा किलो है, तो आप फौरन पलट के कहिएगा H2SO4 भी B नहीं होगा सर, वो B/2 होगा। बताओ समझे बात? पानी आधा बी आधा, पानी दुगना बी दुगना, पानी 3 गुना बी 3 गुना। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशंस के अमाउंट को कम ज्यादा करने से सॉल्यूट सॉल्वेंट के अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकता। यानी उसका जो सोल्यूशन है उसकी मोलालिटी भी है, जो तुमने सोल्यूशन बनाया उसकी भी है, जो तीसरा आदमी है जो बड़ी सी टंकी लेके बैठा है उसकी मोलालिटी भी है। क्यों? क्योंकि सर तीनों लोग होमोजीनियस सोल्यूशन है एक ही आदमी के, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तीनों का बी ही होगा। सिर्फ अंतर यह होगा जो टंकी लेके बैठा है उसके पास पानी भी ज्यादा है, उसके पास H2SO4 भी ज्यादा है, और जो छोटा सा ग्लास लेके बैठा है उसमें पानी भी कम है और H2SO4 भी कम है, लेकिन इन तीनों लोगों की कंसंट्रेशन सेम है। यानी इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी दे ऑल थ्री आर they are same, and in terms of molality they all three are same। समझो इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। ये जो तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को कि वो एक ही टंकी से निकले हैं, तुम समझ नहीं सकते कि अगर तुमने वो चीजें इस बात को समझना शुरू कर दिया ना, तो तुम इस चैप्टर के इस पोर्शन का तुम जब सवाल कहीं से भी देखोगे या थ्योरी कहीं से देखोगे तो हर चीज का एक फॉर्मूला बनाया गया। मोलारिटी से मोलालिटी निकालना फॉर्मूला, मोलालिटी से मोलारिटी निकालना एक फॉर्मूला, डेंसिटी निकालना एक फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन निकालना एक और फॉर्मूला, यानी कम से कम 15 फॉर्मूले बना दिए गए। लेकिन जो बच्चा सिर्फ ये लाइन लिखना सीख जाएगा जो मैंने लिखी, आपको एक भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप बिना फॉर्मूला लगाए सारे सवाल कर सकते हैं। मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊं। इसलिए ये लाइन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी को लिखने का तरीका क्या था? इतने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। और मोलालिटी को लिखने का तरीका क्या है? इतने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तुम देखो इस लाइन को लिखने से कितना क्लियर हो गया। क्या तुम्हें सोल्यूट के मोल दिखने लगे? तुम कह रहे थे सर सोल्यूट के मोल मुझे दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? दिख तो रहे हैं, कितने भी है। क्या तुम्हें पानी नहीं दिखता? नहीं सर पानी कैसे दिखेगा, आपने तो छुपा रखा है ना। दिख रहा है 1 किलो पानी। ये क्या चक्कर है सर, आपने छुपा रखा है, हमें दिख कैसे रहा है? क्योंकि तुम्हें अपना सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। तुम सब कुछ अपने सोल्यूशन के बारे में बात करोगे और वो सारे आंसर मेरे सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी से निकले। अभी तुम देखना, भी समझाते हैं हम तुम्हें ये वाली बात। सब लोग आराम से समझना भी है बिल्कुल। अब तुम बताओ इसके ऊपर सवाल कैसे पूछूंगा? डायरेक्ट सवाल, चीनी इतना है, पानी इतना है, मोलालिटी निकालो। मोलालिटी इतनी है, पानी इतना है, चीनी निकालो। समझ, वही फॉर्मूले से आगे पीछे खेलते रहिए। लेकिन अच्छा सवाल नहीं है वो। अच्छा सवाल बनेगा जब आप इंटरलिंक करेंगे मोलालिटी को मोलारिटी के साथ, मोलारिटी को मोलालिटी के साथ। अब ये लिंक, और ये है आईआईटी में पूछे जाने वाली सेकंड कैटेगरी जो कॉन्सेंट्रेशन से पूछी जाती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, सबसे ज्यादा इस बार भी पूछा गया था। और आईआईटी के मेंस और एडवांस दोनों लेवल पर कई बार तो एक पेपर में 2-2, 3-3 सवाल आ जाते हैं। एक पेपर में 2-2, 3-3 सवाल सिर्फ इंटर कन्वर्जन के। वो सवाल करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन तुम लोग सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या सीखना था? कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशंस कौन से लोग हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आप टंकी में से एक ग्लास निकालिए, ढक्कन निकालिए, बाल्टी निकालिए, लोटा निकालिए, कुछ भी करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दे ऑल आर सेम।
द डिफरेंस इन व्हाट? डिफरेंस इज इन द वेट ऑफ सोल्यूट एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम रहेगी। अगर सोल्यूशन इतना है, मोलालिटी 5, सोल्यूशन इतना है, मोलालिटी 5, सोल्यूशन इतना है, मोलालिटी 5। ये क्या चक्कर है? क्योंकि तीनों एक टंकी से निकले। अगर तीनों एक टंकी से निकले तो मोलालिटी तीनों लोगों की सेम होगी, सिर्फ पानी अलग होंगे, चीनी बदल जाएगी, लेकिन मोलालिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मोलारिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर है ये? यहां तक सबके समझ में आ गया? अच्छा, ये अब ये इंदिरापुरम वाले बच्चे भी, इनको ये तो समझ में आ रहा है, हम अभी ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है ये वाला जो सवाल था मोल वाला, वो थोड़ा सा तुम्हें अजीब सा लगा, क्योंकि तुमने शायद अभी ये वाला काम नहीं पढ़ा है कि रिएक्शन को एनालाइज कैसे करते हैं, है ना? तो हो सकता है वो तुम्हें अजीब सा लगा, बट मोल्स वोल्स वाली बातें समझ में आ रही है यहां तक सारी? ठीक। अच्छा, एक स्टेप और ऊपर उठते हैं और अब आते हैं इंटर कन्वर्जन पर, और ये है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल बनता है, एंड दैट इज इंटर कन्वर्जन। चलिए, हम अभी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म नहीं हुए, अभी हमने सिर्फ 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े, अभी 4-5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और पढ़ेंगे। अभी मैं इन 2 के साथ तुम्हें बताता हूं कि करना क्या। अब जरा समझना, सबसे पहला काम करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इंटर कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। ठीक, एक सवाल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 18 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। देखो, मैं क्योंकि बाकी बच्चे बैठे हैं इसलिए उनके लिए लिख रहा हूं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ और लिखूंगा। Specific gravity is 1.8. Find out the molality of this solution. Find out the molality of this solution. अच्छा, अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, हालांकि पता नहीं जिन्होंने पढ़ा उनको याद है कि नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूं, ये मैंने आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी 1.8 ग्राम पर ml। जिन लोगों ने पढ़ा था उनको ये बात याद आ गई? स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी न्यूमेरिकली दे बोथ आर सेम, द डिफरेंस इज ओनली यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी, यूनिट लेस नंबर, बट डेंसिटी एक एब्सोल्यूट टर्म है जिसके अंदर प्रॉपर यूनिट होती है। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि न्यूमेरिकली क्यों सेम है? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पर ml होती है। समझ लो, समझ में आई ये वाली बात? पूरा सब लोगों को याद है ये वाली बात? आगरा? Yes, sir. ठीक। आदित्य क्लियर है बेटा? आदित्य मिश्रा? यस सर। तो ये हमारी वही पुरानी वाली कहानी है कि मैंने जानबूझ के स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है, तो ये शायद आईआईटी पूछा गया सवाल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.8, यानी आपने सोल्यूशन की डेंसिटी दे दी। सवाल बड़ा अजीब सा लग रहा है तुम लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा हो। करना क्या है? ये सोल्यूशन छुपा लिया। ठीक सर, क्या लेके आए? तो मान लिया आदित्य ने पूछा सर क्या लाए आप, तो मैंने आदित्य को बताया कि भाई आदित्य मेरे पास एक H2SO4 का सोल्यूशन है। सर क्या है खास बात? खास बात इतनी है कि उस सोल्यूशन की मोलारिटी 18 दे रखी। तो आदित्य ने कहा ठीक है सर, और बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो मैंने कहा यार ऐसा है, अगर मैं तुम्हें अपने सोल्यूशन की डेंसिटी बता दूं तो क्या तुम बता सकते हो मेरे सोल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? ये सवाल। ठीक, अब तुम ये बताओ मोलारिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? देखो फॉर्मूले गलत मत करना यार, ये तो याद रखना एकदम। मोलारिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? ऊपर क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बिल्कुल, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए ठीक है, ये चाहिए। अब क्या जो सोल्यूशन लेके आए वो तुम्हें दिखाई देता है? नहीं, वो तो सर आपने छुपा रखा है। आपने तो बताया नहीं कितना H2SO4 लेके आए, क्या लेके आए। आपने इतना बताया कि आपके पास एक सोल्यूशन है, ये आपने छुपा लिया, और आपने सोल्यूशन की मोलारिटी 18 बोली। अब आप चाहते हैं अपने सोल्यूशन की मोलारिटी निकालना। मैं क्या बोलूंगा? सर आप अपना सोल्यूशन अपने पास रखिए, मैं अपने सोल्यूशन की मोलारिटी निकाल के दिखाऊंगा, और वही मोलारिटी आपकी भी होगी। क्यों? क्योंकि निकले तो एक ही टंकी से है ना सर। समझो बात को। अब तुम क्या ये देख पा रहे हो कि तुम्हें कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना है? बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है और कौन सा निकालना है? मोलारिटी इज गिवन और मोलालिटी निकालनी। क्लियर है? अपने 2 पेज पलट के देखो मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। आप अपना सोल्यूशन अपने पास रखिए सर, मैं अपना सोल्यूशन डिफाइन करने जा रहा हूं ऐसी तैसी आपके सोल्यूशन की। ये लीजिए सर मेरा सोल्यूशन। जल्दी से कोई बताएगा मोलारिटी को डिफाइन करने का तरीका?
18 moles of solute, that is H2SO4, dissolved in 1000 ml solution. बताओ समझे कि नहीं? मैं फिर बोलूंगा, जो ये लाइन लिखना सीख गया उसको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, उसके सारे सवाल निकल के आ जाएंगे बिना ड्रामे। आपको ये लिखना आना चाहिए बस। मोलारिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? सर मोलारिटी को डिफाइन करने का तरीका है, अगर मोलारिटी 18 है इसका मतलब 18 मोल सल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व, ये मतलब। क्लियर है यहां तक? तुम देखो ये वाली लाइन लिखते ही कितना फायदा हो गया, पता नहीं तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखिए आप, क्या चाहिए था आपको यहां पर, ऊपर क्या चाहिए, क्या दिखाई देते हैं? Yes, sir. लेकिन सर ये आपके हैं, ये हमारे वाले नहीं है, ये आपके हैं। तो मैं जवाब क्या दूंगा? अबे लल्लू, जो मेरा मोलालिटी वही तेरा आएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी, समझो बात को, एक ही टंकी से निकल के आने वालों की क्या चीज सेम होती है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मैं अपनी मोलालिटी निकाल के दिखा दूंगा और वही मोलालिटी आपकी भी होगी। क्यों? क्योंकि सर मेरी मोलालिटी 18 है, आपने भी अपनी 18 दे रखी है, दैट मींस हम दोनों एक ही टंकी से निकल के आए हैं। और अगर हम दोनों एक ही टंकी से निकल के आए हैं तो जो मोलालिटी मेरी निकल के आने वाली है वही मोलालिटी आपकी भी होगी, क्योंकि एक ही टंकी से निकल के आने वालों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो सेम होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए था? सर न्यूमरेटर में सोल्यूट के मोल चाहिए, वो तो खेल खत्म, ये तो क्लियर है। Yes, sir. सर डिनोमिनेटर फंसा हुआ है, बस डिनोमिनेटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर बस वेट ऑफ सॉल्वेंट फंसा हुआ है, अकल लगाओ जरा। ये किसका वॉल्यूम, तुमने तुम्हारे वाले सोल्यूशन का क्या दे रखा है? ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है? शाबाश, ये वॉल्यूम है और ये डेंसिटी है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा किसका? सोल्यूशन का। तुम्हें सोल्यूशन का मास रखना नीचे या नहीं? नो सर, नहीं सर, मुझे तो सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। सोल्यूट के मोल दिखते हैं कि नहीं? सर सारुषा, मोल से वेट आता है, मोल से वेट निकाल लेते हो। इसका मतलब ये हुआ सर, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन का वेट, उसमें से यहां से सल्यूट का वेट माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट, वो उठा के यहां रख देंगे तो आपकी मोलालिटी। क्लियर है ये? यस सर। यानी हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले निकालना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन का मास ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? सर 1000 ml लीजिए और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया ml कैंसिल, 1800 ग्राम। अच्छा अब जरा सर मास ऑफ सल्यूट और बता दीजिए। मास ऑफ सल्यूट, सर मोल तो आपने बता ही दिया 18 मोल, मास निकालने के लिए H2SO4 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते थे, 1764 ग्राम। क्लियर है ये? 18 मोल H2SO4 का मास कैसे निकालोगे? 18 मोल H2SO4 का मास आएगा moles into molecular weight and the molecular weight of H2SO4 is 98। ये मास आ गया। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो वही आ जाएगा जो चाहिए, सॉल्वेंट का मास। सर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 1800 में से 1764 माइनस कर दिया तो 36 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। खेल खत्म, यहां पुट कर देते हैं। लीजिए सर मोलालिटी आ गई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 18। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 36 ग्राम। चाहिए किसमें? केजी में। तो डिवाइड करेंगे 1000 से, वो 1000 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका आंसर 500 मोलल। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान है, मतलब अगर तुमने इसमें केमिस्ट्री को हटा दिया बस तो ये आसान लगेगा। जहां तुमने इसमें केमिस्ट्री डाल दी मस्त हो जाओगे। इसको केमिस्ट्री से हटा दो बस, जहां तुमने इसको केमिस्ट्री से हटाया खेल खत्म हो गया। ये तो हिसाब किताब है भाई। सर दो लोग हैं, उनके मिलने से सोल्यूशन बनता है, उनमें सोल्यूशन का वेट में से सॉल्यूट का माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का आ जाएगा। सॉल्वेंट का निकाल लो, वो माइनस कर दो, दोनों जोड़ दो, सोल्यूशन का आ जाएगा। सर ये तो बचपन से सीखा हमने, इसमें क्या नया है? यानी आपको डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन का वेट मिल गया, सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दिया। ये सब केमिस्ट्री है। क्या केमिस्ट्री है? इफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट आर गिवन देन वेट इज ऑल्सो नोन। ये केमिस्ट्री। मोल से वेट निकालना आना चाहिए, और तुम सब यहां जितने लोग बैठे हो वो मोल से वेट या वेट से मोल निकालना जानते हो। यानी अगर H2SO4 के मोल 18 है तो उसका वेट 18 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 होगा, विच इज 98। 98 को 18 से मल्टीप्लाई करके ये सोल्यूट का वेट आ जाएगा, माइनस करके सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, वो उठा के यहां पुट कर देंगे फॉर्मूले में, मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है?
किसी को इसमें अगर कोई चीज कम समझ में आई हो या कोई ज्यादा समझ गया हो तो वो पूछ सकता है। अर्शदीप क्लियर है बेटा? अक्षरा, यस सर। कोमल, यस सर। अशरफुल, सर क्लियर है। ठीक है। आज नैतिक नहीं आया? हाँ ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। आप देखते हैं अब तुम समझ पाते हो कि नहीं। एक और सवाल लेते हैं। ये बताओ, ये जो मोलालिटी आपने निकाली है सर 500, ये तो आपकी है ना सर? ये तो आपका सोल्यूशन है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपकी भी यही है? कैसी बातें कर रहे हो? तुमने 1000 ml लिया था, हमारा 200 ml है। हम क्या जवाब देंगे? छोड़ो ये ml छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मोलालिटी 18 थी, तो हमारी तुम्हारी मोलालिटी भी 500 ही होगी, क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी से आए। और एक ही टंकी से निकल के आने वालों के अमाउंट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोलालिटी या सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम। सृष्टि क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। इधर जो एक बच्चा बिल्कुल तुम लोग के, सृष्टि तुम्हारे राइट में बैठा है, वो पढ़ रहा है। पढ़ो बेटा, कौन सी क्लास में हो तुम? कॉपी लाते हो तुम? हाँ सर। कॉपी लाते हो? यस सर। शाबाश। कॉपी में लिखते भी हो? हाँ सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही चाहिए होता है बस। घर में भी पढ़ाई करते हो? हाँ सर। कौन से स्कूल में हो तुम? कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम। कैम्ब्रिज में? यहाँ सारे कैम्ब्रिज के बच्चे हैं क्या? आज मैं सुबह इंदिरापुरम गया था। आज मैं क्लास तुम लोग की ऑफलाइन वहीं से लेने वाला था, वहीं सर आ आके। जाते। अरे यार, मैं तो रुका हुआ था, लेकिन हमें पता चला तुम्हारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती है, मतलब सर ऐसा कुछ नहीं है, आप आ जाओ। अब आगे से हम यही सोच रहे हैं कि तुम्हारी क्लास जो है वहीं से लिया करेंगे। बाकी बच्चे तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं, तो तुम्हारी ऑफलाइन चालू हो जाएगी ऐसे। यस सर। बहरहाल ये समझ में आ गया सबके? ठीक है। अब देखो, अब अभी देखते हो तुम्हें क्या समझ में आया। अब मैं बिल्कुल उल्टा करने जा रहा हूं। उल्टा ये बिल्कुल सेम, एकदम बिल्कुल सेम। और अगर तुम चाहो तो बिल्कुल सेम ही तरह के सवाल की प्रैक्टिस अगर दोबारा करना चाहो तो एक सवाल और दे सकता हूं, नहीं तो इसी सवाल का उल्टा कर सकता हूं। मतलब तुम्हें दोनों में से दोनों ऑप्शन तुम जो चाहो कर सकते हैं। तो अगर तुम यही इस तरह का सवाल एक बार दोबारा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, और अगर इसी का उल्टा सवाल करना चाहो तो उल्टा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उल्टा करते हैं, मतलब और क्लैरिटी आएगी, है ना? तो ये बिल्कुल सेम सवाल देखो उल्टा करने जा रहे हैं, और आंसर तुम फौरन जानते हो, इसका आंसर भी तुम्हें पता है। सवाल ये 500 मोलल H2SO4 solution, density 1.8 gram per ml. Find out molarity. आंसर पता है भाई? 18 आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात, लेकिन निकाल के दिखाना है। फाइंड आउट मोलारिटी। अब ये बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है? मोलालिटी। और कौन सा निकालना है? जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है, क्या उसको एक्सप्लेन करना आता है? खत्म हो गया सवाल। जैसे तुम एक्सप्लेन करोगे तुम्हारा काम खत्म। एक बार करके देखो जरा सब लोग, पीछे पलट के चाहो तो देख सकते हो मोलालिटी को कैसे एक्सप्लेन किया गया। सोल्यूशन तो छुपा के रखा है, तो आप अपने सोल्यूशन को छुपा के रखिए। सर हम अपना सोल्यूशन डिफाइन कर देंगे ना, बात खत्म। और अपने की निकाल लेंगे मोलारिटी, और आपकी भी यही होगी। एक ही टंकी वाली कहानी बस। So 500 moles of H2SO4 dissolves in 1 kg salt. वेरी गुड। यानी कि मोलालिटी को लिखने का तरीका हो गया, अगर मोलालिटी 500 है यानी 500 मोल्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 1 kg या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम बताओ जरा, ऐसा लिखते ही तुम्हारी एक टेंशन खत्म हो गई। जरा जल्दी से बताओ, मोलारिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? Moles of solutes. मोल्स ऑफ, एक तो सल्यूट चाहिए होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। Volume of the solution in liter. बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए लीटर में। अच्छा, एक टेंशन खत्म होती हुई दिख रही है? Moles. ये देखिए सर, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आ गए। एक काम तो ऐसे ही खत्म हो गया। बस एक डिनोमिनेटर की टेंशन है, बस वॉल्यूम चाहिए सर मुझे। अच्छा आ गया ना। ये क्या है सर? ये तो ग्राम है सर। किसके? सॉल्वेंट के। ठीक, यहां से क्या सोल्यूट के ग्राम दिखते हैं?
देखो ये मत कहना कि सर मोल्स के बाद मास निकालना नहीं आता, अभी तुम सबने बोला है सर मोल से मास, मास से मोल निकालना आता है। सर मास निकाले। तो क्या यहां से मास आ जाएगा H2SO4 का? यस सर। ये किसका मास है? सॉल्वेंट और सोल्यूट मिला के किसका मास बनेगा? सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा? वॉल्यूम यहां पुट कर देंगे, मास आंसर आ जाएगा। यस सर। करो। कर लिया? Yes. मास ऑफ सल्यूट निकाल लेते हैं। 500 इंटू 98, 49,000 ग्राम्स। और मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी हमें पता ही है, 1000 ग्राम्स। दोनों को जोड़ दें तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 50,000 ग्राम्स। अगर तुम्हें वॉल्यूम दे रखा निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास सॉल्यूशन का 50,000 ग्राम, डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml, तो ये आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1.8 ml। आ गया वॉल्यूम? बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या आएगा आंसर? ऊपर न्यूमरेटर में 500 और डिनोमिनेटर में 50,000 डिवाइडेड बाय 1.8। ये तो ml में होगा, लीटर में 1000 से डिवाइड करोगे वो 1000 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये 18 मोलर आंसर आ जाएगा। किसी को अगर कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है। लवली ठीक है बेटा? हाँ सर। किसी को भी कोई चीज पूछनी हो? आगरा वाले बच्चे सबको समझ में आ गया है? इस तरह का कोई भी सवाल आएगा कर लोगे? गुड, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखूंगा, फिर इनको मिक्स करूंगा। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिफाइन करने जा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन। ये तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसको ऐसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक्स एक्स जैसा बनाते हैं, ऐसे कुछ छोड़ो इसको, मैं तो एक्स ही बोलूंगा, लेकिन बोला काई, काई जाता है, काई इसका सिंबल जो है ना, इसको काई बोलते हैं, काई। ठीक, तो सपोज एक्स एक्स बोल देते हैं, चलो झंझट खत्म। यानी मोल फ्रैक्शन नाम से क्या लगता है बताओ? आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और सोल्यूशन की एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। यानी सोल्यूशन में क्या होगा सर? एक तो आपके पास सोल्यूट होगा, मान लीजिए N1 मोल्स आपके सोल्यूट के हैं और N2 मोल्स आपके सॉल्वेंट के, बस खत्म हो गया। अब तो तुम खुद ही समझ जाओगे। बताओ जरा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना चाहता हूं तो क्या मतलब होगा? फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है? उसके अपॉन सबके, यही होता है ना। जैसे मान लो अगर हम अपनी क्लास में किसी एक आदमी का वेट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? उसका वेट अपॉन सबका वेट। उस सबके वेट में क्या वो आएगा कि नहीं आएगा, या उसको इग्नोर कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे? यानी उस मतलब जैसे अगर मान लो मैं अपना वेट फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो मेरा वेट अपॉन हमारा वेट, उस हमारे में हम सब आएंगे। बात समझ रहे हो? तो यानी अगर आपको मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट के मोल्स अपॉन
टोटल मोल्स। इसी तरह से अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और देख के भी लग रहा है कि सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर मोल फ्रैक्शंस को जोड़ दिया जाए तो ये तो दुनिया जानती है कि सारे फ्रैक्शंस को जोड़ने से हमेशा 1 आता है। समझो, यानी दिस इज अनदर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो होते हैं जो सल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट को चेंज करने से चेंज हो जाते हैं। साफ यहां भी दिखाई देता है, अगर आप चीनी या पानी के अमाउंट को चेंज करेंगे तो ये टर्म्स बदल जाएंगे, जिसकी वजह से इनको भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की कैटेगरी में रखा जाए। अच्छा, अब सवाल किस तरह के पूछेंगे? सर चीनी इतनी है, पानी इतना, मोल फ्रैक्शन निकालो। खत्म हो गया सर। चीनी पानी का अगर आपने वेट दे रखा है तो मोल आ जाएंगे, मोल आने के बाद फॉर्मूला लगा देना, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये घटिया कैटेगरी हो गई सर, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गए कि आपने चीनी पानी का वेट दे रखा है और आप मोल फ्रैक्शन की बातें कर रहे हैं। बड़ा आसान। अब तुम्हें सोच के एक चीज का जवाब देना है। अगर मैं तुम्हें किसी भी सोल्यूशन में चीनी और पानी के मोल फ्रैक्शंस दे दूं तो क्या तुम्हें यह पता चल जाता है कि चीनी कितनी और पानी कितना? फॉर एनी सोल्यूशन if the mole fractions of solute and solvents are given, तो क्या इससे ये पता चल गया कि how much solute and how many moles of solvent are dissolved? ये क्लियर हो गया? यस सर। मोल्स ऑफ solute and solvent ये पता चल जाएंगे अगर चीनी और पानी दोनों के मोल फ्रैक्शंस दे दिए जाए। ऑब्वियसली कितने अननोन्स है? 2, N1 N2, और 2 इक्वेशंस है। ये दोनों तो दे रखे हैं सवाल में। 2 इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं आपको चीनी और पानी के मोल फ्रैक्शन दे दूं तो आपको चीनी और पानी के मोल्स पता चल जाएंगे। लल्लू हो तुम लोग। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अरे इस इक्वेशन को 1 से माइनस कर दो तो यही तो आ जाएगी। यानी अगर मैं दोनों साइड 1 माइनस कर दूं, मतलब समझना जरा, अगर मैं ये कह दूं 1 माइनस एक्स सल्यूट, इधर भी 1 से माइनस कर दिया और उधर कर दूं 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो क्या हो गया? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? तो समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहे हैं? यानी किसी भी इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड 1 1 माइनस कर दूं तो क्या नई इक्वेशन बन जाती है? दे आर ओनली वन इक्वेशन। मतलब अगर आपने सल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है और सॉल्वेंट का भी दे रखा है, क्यों दे रखा है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो मैं खुद निकाल लूंगा 1 में से माइनस करके। नहीं समझे बात? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सब लोग इस बात को याद रख लें। अगर मुझे सल्यूट का और सॉल्वेंट का या दोनों में से किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन गिवन, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स गिवन। आप मोल्स कभी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं सर, मोल्स के रेशोज के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर चीनी इतनी तो पानी इतना होगा, अगर चीनी दुगनी होगी तो पानी भी दुगना होगा। बात समझ लो मेरी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी आप इतना कह सकते हैं कि सर चीनी और पानी का जो रेशो होगा मोल्स का, वो निकाल सकता हूं मैं, लेकिन हम ये कभी नहीं बता सकते कि चीनी एग्जैक्टली कितनी है और पानी एग्जैक्टली कितना। यानी किसी भी सल्यूट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस को देखकर आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी और पानी का रेशो क्या है मोल्स का, लेकिन यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि सॉल्यूशन में चीनी कितनी है और पानी कितना। बताओ ये वाली बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2 नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है भाई। एक अगर मान लो एक इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक? अब तुम बताना जो मैं लिखने जा रहा हूं वो नई इक्वेशन है क्या? 1 माइनस y प्लस एक्स इज इक्वल टू -2, ये नई इक्वेशन है या सेम? सेम इक्वेशन। सो नहीं, लेकिन अलग लग रही सर, अलग लग रही। अलग क्या लग रही है यार? इधर में से 1 माइनस किया, इधर में से 1 माइनस कर दिया, तो क्या इक्वेशन बदल जाएगी? इक्वेशन सेम रहेगी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? वही यहां पर भी है। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक आने के लिए दोनों साइड 1 माइनस कर दिया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ऐसा लग रहा था सर 2 इक्वेशंस गिवन है, 2 नहीं गिवन है सर, एक ही इक्वेशन है। और एक इक्वेशन से 2 अननोन्स कभी सॉल्व नहीं होते। उनका रेशो निकल सकता है लेकिन उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकल सकती। इसलिए इस बात का फिर से ध्यान रखते हैं कि अगर मुझे कभी भी किसी सोल्यूशन में सल्यूट या सॉल्वेंट का फ्रैक्शन गिवन होता है, सल्यूट का या सॉल्वेंट का, क्योंकि एक का दोगे दूसरे का मैं अपने आप निकाल लूंगा, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको सल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जैक्ट मोल्स पता चल गए। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि उनके रेशोस क्या है। यहां तक सब लोग समझ पाए? सोच लो, सब लोग आराम से समझ लो। अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता। क्या इस तरह के सवाल सब लोग कर लेंगे कि चीनी का वेट दे रखा है, पानी का वेट दे रखा है? तुम लोग चीनी का मतलब समझते हो ना? चीनी मतलब सल्यूट। मेरे मुंह से चीनी बार बार निकल रहा है, तुम ये मत समझना सर सल्यूट हमेशा चीनी होता है। सल्यूट कुछ भी हो सकता है। तो मैं चीनी का मतलब सल्यूट, यानी अगर आपको किसी भी सोल्यूशन के लिए चीनी पानी के मोल दे रखे हैं तो आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, चीनी का, पानी का, किसी का भी, सीधे फॉर्मूला लगाकर। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। इस जिस तरह से मोलालिटी को लिखना सीखा था,
जिस तरह से मोलारिटी को लिखना सीखा था, उसी तरह से अब हम मोल फ्रैक्शन को लिखना सीख रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है बहुत आसान और इंटरेस्टिंग। ये देखिए आप, अगर मान लीजिए मैं आपसे, बल्कि एक सवाल के तौर पे तुमसे बात करूंगा। मान लीजिए ये ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन of urea in its aqueous solution is 1/31. Find out its molality. तुम कहोगे यार ये सब क्या कर रहे हैं सर आप, और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बिल्कुल सब IIT लेवल के सवालों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सर ये मुझे सिर्फ ये बताइए, आपने मुझसे ये कहा है कि कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन का सवाल है या नहीं, पहले ये बताइए। है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म गिवन है और कौन सा निकालना है? मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलालिटी निकालना है। तो सर ये तो आपने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि जब कभी इंटर कन्वर्जन का सवाल आता है तो जो कंसंट्रेशन टर्म गिवन होती है पहले उसको अंग्रेजी में लिख लिया जाता है। याद है अभी 18 मोलर को कैसे लिखा था? 18 मोल्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फिर आपने 500 मोलर को कैसे लिखा था? 500 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। यही है। तो सर आज मोल फ्रैक्शन गिवन है, इसको कैसे लिखते हैं सर? इसको भी तो लिखना सिखा दीजिए, काम चल जाएगा। अब देखो तुम्हारे सामने इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। यूरिया तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हम अभी बता देंगे। यूरिया इज, शायद सुना भी हो तुमने, NH2CO NH2, इसे यूरिया कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम होता है। बहरहाल ठीक। तो अब उसने कहा कि भाई ये बताइए मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे। अब जरा समझना, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो है वो 1/31 दे रखा है। मैंने अभी क्या बताया था कि मोल फ्रैक्शन को देखकर क्या तुम्हें कभी पता चल सकता है कि यूरिया कितना है, पानी कितना है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता चलता। अब देखो मैं एक लाइन लिखूंगा, तुम्हें सब दिखाई देने लगेगा। क्या मैं इस 1/31 को ये लिख सकता हूं? तो तुम्हें सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? अब बताओ यूरिया कितना और पानी कितना? लेकिन सर आप तो कह रहे थे यूरिया पानी के मोल कभी बता ही नहीं सकते। अरे तो मैं अपने सोल्यूशन का बता रहा हूं ना, मैं ये थोड़ा कर रहा हूं तुम्हारे सोल्यूशन में। मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 1 मोल यूरिया को 30 मोल पानी में घोला गया है, इसीलिए उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/31। सर आप अपना सोल्यूशन निकालिए। देखो बेटा यूरिया तो 2 मोल है, तो आप फौरन पलट के क्या बोलेंगे? सर पानी भी 30 नहीं होगा, पानी 60 होगा। बताओ समझे बात को? अगर यूरिया 2 कर दोगे तो पानी 60 हो जाएगा, यूरिया 3 कर दोगे तो पानी 90 हो जाएगा, ताकि मोल फ्रैक्शन 1/31। कुछ समझ भी पा रहे हो बात को? यानी मैंने फिर अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर दिया है कि 1/31 को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करते ही सर सब चमकने लगता है। मेरे सोल्यूशन में यूरिया के मोल 1 है और पानी के मोल 30 है, एंड दिस इज माय सोल्यूशन। और मैं अपने सोल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट करूंगा। मजा एक की बात यह है, वही आपके सोल्यूशन की भी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से निकल के आने वालों की मोलालिटीज या हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सेम होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्यों? क्योंकि सोल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं। सब लोगों को यहां तक समझ में आया? अब तुम ये बताओ निकालना क्या था? मोलालिटी। जल्दी से बताओ मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए? न्यूमरेटर में क्या चाहिए? मोल्स ऑफ यूरिया। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जल्दी से बता दो, क्या यूरिया के मोल दिखते हैं? दिखते हैं 1, वो तो सर आपने बता ही दिए। और डिनोमिनेटर में पानी का वेट दिखता है? नहीं सर, वेट तो नहीं दिखता, मोल दिखते हैं। मोल दिखते हैं तो क्या वेट नहीं दिखता? और वो वेट किस यूनिट में रखना है? केजी में। यानी कि सर 540 ग्राम, यानी 540/1000, 1000 ऊपर आ जाएगा, एंड दिस इज 50/27 मोलल सोल्यूशन। सब लोग चेक करके देख लो। यानी फटाफट मोल फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिया। और ये सिर्फ 1/31 का खेल नहीं है। अगर मान लीजिए कभी मोल फ्रैक्शन दिया जाए 2/9, क्या करें? खत्म हो गया। अब इसमें सोल्यूट के मोल भी दिखते हैं और सॉल्वेंट के मोल भी दिखते हैं। यानी आपको मोल फ्रैक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। आपने ब्रेक कर दिया, सोल्यूट सॉल्वेंट दिखने लगेगा, मस्त सवाल करने लगी।
कितने लोग इस सवाल में मोलारिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलारिटी, ये तो मोलारिटी है, कितने लोग मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? एक बार फिर से बता दो। कौन सा? सर ये जो आपने वो निकाला मोल्स वाला। अब देखो ऐसा किया हमने, जैसे मोल फ्रैक्शन 1/31 है यूरिया का मोल फ्रैक्शन, यानी आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें यूरिया भी है और पानी भी, ठीक, और यूरिया का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1/31। अब मैंने किया क्या, मैंने यूरिया के मोल फ्रैक्शन को 1/31 को ब्रेक कर दिया 1/1 + 30। ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक। अब बताओ मोल फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन थी? यूरिया के मोल अपॉन यूरिया प्लस पानी के मोल, यही डेफिनेशन होती है। इससे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यूरिया के मोल 1 हो गए और पानी के 30 हो गए। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे थे मोल फ्रैक्शन को देखकर मोल्स का पता नहीं चलता। मैंने अपना सोल्यूशन डिफाइन कर दिया जिसमें 1 मोल यूरिया अगर है तो पानी 30 होगा। अगर यूरिया के 2 मोल है, मुझे तो पता नहीं कितने, अगर यूरिया के 2 मोल होते तो पानी 60 होगा, यूरिया के 3 होंगे पानी 90 होगा, ताकि मोल फ्रैक्शन क्या हो 1/31। अब बताओ ये तीनों सोल्यूशन तुमने लिए 30, 60 और 90 वाले, क्या फर्क है इन तीनों में? अमाउंट का फर्क है सर, एक ढक्कन है, दूसरा ग्लास है और तीसरा लोटा है, लेकिन सर तीनों लोग निकले एक ही टंकी से हैं, इसलिए मोलालिटी तीनों की सेम आएगी। तो तुमने अपने सोल्यूशन की मोलालिटी निकाल ली, इस सोल्यूशन की मोलालिटी निकाल ली जिसको तुमने डिफाइन किया 1 मोल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 30 मोल्स ऑफ वाटर। ये तुम्हारा सोल्यूशन है, इसकी मोलालिटी 50/27। अब जो उसने सोल्यूशन छुपा के रखा है उसकी भी 50/27 होगी, क्योंकि उसके अंदर भी यूरिया का मोल फ्रैक्शन 1/31 था। इसका मतलब वो भी एक ही टंकी से आया, तो एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिमिलर हो। ठीक है सर, समझ गया। मैं अभी इसको उल्टा करता हूं, तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए उल्टा करते हैं। हाँ, मैंने ये पूछा था कितने लोग मोलारिटी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं सोल्यूशन में? मोलारिटी कर सकते हो? मोलारिटी वैभव कर सकता है? सर अभी क्या सर कर सकते हैं? अरे दिल तोड़ दिया वैभव तुमने। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अरे वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मोलारिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए डेंसिटी चाहिए होगी सर। बिना डेंसिटी के नहीं कर सकते आप ये सवाल। गलती से डेंसिटी दे दीजिए, वो भी करके दिखा देंगे। गजब लल्लू आदमी हो। ये बताओ ये किसके मोल है? यूरिया के। इससे यूरिया का मास आ जाएगा। तुम मोल से मास और मास से मोल में झंझट मत करना, बस बात समझ रहे हो? क्या मोल से मास आ जाएगा? क्या पानी का मास आ जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। डेंसिटी दे दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर्मूले में रख देना, मोलारिटी आ जाएगी। लेकिन बिना डेंसिटी के कैसे वॉल्यूम निकालोगे? डेंसिटी दे दीजिए, सब कर देंगे। बताओ, समझे? एक करते हैं सवाल। चलो पहले हम उल्टा करते हैं। डेंसिटी वाला थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें टफ लग रहा हो, हालांकि बहुत सिंपल चीजें हैं ये। उल्टा 50/27 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। क्या ये इंटर कन्वर्जन का सवाल? कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन? मोलालिटी। और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना है? क्या मुझे मोलालिटी को डिफाइन करना आता है? देखो ये सीख लो। मतलब अब अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता नहीं सर मैं तो हर कन्वर्जन का फॉर्मूला याद करूंगा, और ये सारे फॉर्मूले होते हैं। मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलालिटी से मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है, उससे इसका एक फॉर्मूला होता है। तुम कितने फॉर्मूले याद करके जाओगे? अगर तुम्हें सिर्फ इतना सिखा दिया जाए कि भाई ये बताइए ये मोलालिटी को लिखा कैसे जाता है, काम खत्म हो गया। आप बताइए जरा मोलालिटी को कैसे लिखते हैं? 50/27 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 1 kg of solution. सॉल्वेंट। ये देखो सोल्यूशन सॉल्वेंट में गड़बड़ मत करना, सब गड़बड़ हो जाती है। यानी अब तुम बताओ इस लाइन को देखकर तुम्हें क्या क्या दिखता? क्या यूरिया के मोल दिखते हैं? दिखते हैं। अब बताओ मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालने के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? जरा जरा जल्दी से बताओ। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर क्या चाहिए? यूरिया के मोल। नीचे क्या चाहिए? यूरिया के मोल प्लस पानी के मोल। बताओ यूरिया के मोल दिखते हैं सबको? ये तो यहां आ जाएंगे। सिर्फ एक दिख झंझट है सर, तुम्हें पानी के मोल नहीं दिखते? 1000 ग्राम पानी है, मोल दिखते हैं? यस सर। खत्म हो गया सवाल। लीजिए सर, ये तो ओरल सवाल हो गया, कुछ करना ही नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। यूरिया के मोल हो गए 50/27 डिवाइडेड बाय 50/27 प्लस
1000 by 18 and this will be 1 by 31. सब लोग अपने आप समझ के देखो, जो हम और आज इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन सब लोग घर में कम से कम इस बात को समझे। हो सकता है ये तुम दोबारा पूछो, हम दोबारा भी करेंगे और इस तरह के और भी एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन घर में ये समझना कि यार एक्चुअली खेल क्या है, चल क्या रहा था, चल कुछ नहीं रहा था, सिर्फ एक बात, डेफिनेशन क्या होती, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, प्लस उस डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में कैसे मेंशन किया जाता है, यानी आप अपने सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये सीख लिया, खेल खत्म। यानी आपने मोलालिटी दे रखी, मैंने डिफाइन कर दिया, इससे पहले आपने मोल फ्रैक्शन दे रखा था, मैंने डिफाइन कर दिया। 1/31 का मतलब है 1 मोल यूरिया को 30 मोल पानी में डाल दिया, ये मेरा सोल्यूशन है सर। आपने क्या ले रखा, मुझे इससे मतलब नहीं। मेरी बात सब लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं? यानी जब कभी इंटर कन्वर्जन का सवाल आएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होगा उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को से आप अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर दीजिएगा और उस सोल्यूशन के लिए सारी चीजें निकाल लीजिएगा और वो सारे आंसर उस आदमी के सोल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे क्योंकि एक ही टंकी से आए हैं। सृष्टि समझ में आया बेटा? सर और सारे लोग आगरा सेंटर क्लियर है? एक बार इसको सब लोग रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में इस तरह के और अच्छे सवाल, और भी सवाल करेंगे ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए। अभी हमने सिर्फ 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन, अभी 3-4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और डिफाइन करेंगे, फिर उनको आपस में लिंक करना, मर्ज करना, खिचड़ीबाजी, सब समझ रहे हो, सब चलेगा। तो सब लोग एक बार इसको रिवाइज कर लें तमीज से एकदम, ठीक। आदित्य, अक्षरा, कोमल, लवली, यस सर, आदर्श, अर्शदीप, सबको समझ में आ गया? तो एक बार सब लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। Yes, अब हम इसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। और इधर जो इंदिरापुरम वाले बच्चे हैं, हालांकि वो लोग काफी आगे से ये बैठ रहे हैं, कुछ समझ में आया भाई? सारुषा और जो बच्चे हैं वो कैम्ब्रिज हैं। तुम किस स्कूल में हो भाई? आगे वाले सारुषा, तुम किस स्कूल में हो बेटा? सर इट्स आरुषा। आरुषा, अच्छा मैं आरुषा, तुम किस क्लास में हो और किस सर एस्पम स्कॉटिश। हाँ, और ये बगल वाला बच्चा सर मैं एल्कॉन पब्लिक स्कूल में हूँ। एल्कॉन मयूर विहार में? यस सर। अच्छा, एल्कॉन में तो यार बड़े हमारे पुराने बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत दूर दूर निकल गए, पढ़ पढ़ के बहुत बड़े अच्छे बच्चे थे। तब मैं रेजोनेंस में हुआ करता था। और बताए, हाँ और बताए पीछे वाले बच्चे किस स्कूल में? हाँ, रैली इंटरनेशनल स्कूल। रैली में, अच्छा। और उसके पीछे सृष्टि तुम? सर मैं वनस्थली में हूँ। वनस्थली में, अच्छा ठीक, शाबाश। तो सब लोग एक बार सारी चीजें एक बार रिवाइज करेंगे, कायदे से रिवाइज करेंगे। जिसको जो डाउट होगा अगली क्लास में ऐसी फटाफट कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी और भी इस तरह के सवाल करेंगे, ठीक। मेरा सजेशन ये है, तुम चाहो तो सवालों को अपने मन से बना सकते हो, ठीक है, उल्टा सीधा करके। अदरवाइज तुम सिर्फ ये समझो कि हमने सवाल किए कैसे हैं। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सिर्फ हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पहले पढ़ा, उसको लिखना सीख लिया। यानी हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अगर लिखना सीख गए तुम, ये लाइन लिखना सीख गए, तो आप समझ लीजिए आपका खेल वहीं खत्म। आप सारे सवाल कर लो। इसलिए फॉर्मूले मत याद करो, आप सिर्फ ये याद करो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कैसे किया जाता है, ताकि हमारे काम आसान हो जाए, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।